चलिए बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है 2025 के लाल किला ब्लास्ट की। आइए इसके हर एक पहलू को समझते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025। दिल्ली की एक आम शाम, सड़कों पर भीड़ और तभी एक सफेद कार में एक जोरदार धमाका होता है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये तो एक ऐसी खौफनाक पहेली की शुरुआत थी जिसकी जांच की आंच पूरे देश में फैलने वाली थी। तो सवाल यह है कि उस दिन यानी 10 नवंबर को आखिर हुआ क्या था। चलिए देखते हैं। देखिए, ये कोई मामूली हादसा तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही बेरहम साजिश थी। एक कार में बम लगाया गया था, वीबीआईडी जिसे कहते हैं, और जगह चुनी गई थी दिल्ली का दिल, लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, और वक्त शाम के करीब 6:52, मतलब जब वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और इस साजिश का नतीजा वो दिल दहला देने वाला था। कम से कम 15 लोगों की जान चली गई। सोचिए, 15 जिंदगियां, और घायलों की तो गिनती ही नहीं थी। इतनी बड़ी तबाही के बाद जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल था, आखिर इसके पीछे है कौन? जांच की पहली बड़ी कड़ी जुड़ी उस सवाल से कि आखिर वो कार चला कौन रहा था। और जब इसका जवाब मिला तो केस में एक नया मोड़ आ गया। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। जो संदिग्ध बॉम्बर था वो कोई आम क्रिमिनल नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल था, एक डॉक्टर। नाम था डॉक्टर उमर उन नबी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। एक डॉक्टर और एक बॉम्बर, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। अब बात करते हैं बम की। इसे ANFO से बनाया गया था, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ये एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव होता है, और इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए इसमें एसीटोन और पिसी हुई चीनी जैसी चीजें भी मिलाई गई थी। लेकिन कहानी सिर्फ डॉक्टर नबी तक ही सीमित नहीं थी। वो अकेला नहीं था। जांच में पता चला कि जिस कार से धमाका किया गया वो जम्मू कश्मीर के आमिर राशिद अली के नाम पर थी। बस यहीं से एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हुईं और एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। और इस एक सुराग ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अब जांचकर्ता किसी एक शख्स के पीछे नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क के पीछे थे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये कोई आम टेरर सेल नहीं था। अधिकारियों ने इसे एक नाम दिया, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। व्हाइट कॉलर क्यों? क्योंकि इसमें शामिल लोग कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग थे। और जब ये मॉड्यूल सामने आया तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। देखिए, डॉक्टर उमर उन नबी तो सिर्फ चेहरा था, असली साजिशकर्ता कोई और थे। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर अदील अहमद राठौड़, डॉक्टर शाहीन सईद, इन सब पर साजिश रचने का आरोप लगा। आमिर राशिद अली ने कार मुहैया कराई, सुयब जैसे लोगों ने हमलावर को पनाह दी, और जासिर बिरालवानी जैसे लोगों ने टेक्निकल हेल्प दी। मतलब ये एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड टीम थी। अब जैसे ही इस नेटवर्क का खुलासा हुआ तो जाहिर है कि एक्शन तो होना ही था। पूरे देश में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी शुरू हुई, गिरफ्तारियों का दौर चला, और इस दौरान कुछ दुखद हादसे भी हुए। घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। देखिए, 30 अक्टूबर को ही एजेंसियों को भनक लग चुकी थी, लेकिन डॉक्टर नबी विस्फोटकों के साथ फरार हो गया। फिर 10 नवंबर को वो भयानक हमला हुआ, और उसके फौरन बाद 11 से 16 नवंबर के बीच एक के बाद एक कई राज्यों में छापे पड़े और गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। ये सिलसिला 26-27 नवंबर तक चलता रहा। और ये कोई छोटा मोटा लोकल ऑपरेशन नहीं था। इन छापों का दायरा बहुत बड़ा था। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक। इससे अंदाजा लगता है कि ये नेटवर्क कितना फैला हुआ था। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच एक बेहद दुखद घटना भी हुई। कश्मीर के नौगाम में जब पुलिस और फोरेंसिक टीम जब्त किए गए विस्फोटकों की जांच कर रही थी तो एक हादसा हो गया। एक आकस्मिक विस्फोट में हमारे 9 अधिकारियों की जान चली गई। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी घटना का मतलब क्या है? हमारी सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से हमारी लड़ाई के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इस हमले का असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। बड़े शहरों में सिक्योरिटी और सर्वेलेंस एकदम से बढ़ा दी गई।
एक नई बहस छिड़ गई कि क्या पढ़े लिखे लोग भी कट्टरपंथ का शिकार हो सकते हैं। कुछ समुदायों को लेकर प्रोफाइलिंग की चिंताएं भी उठी और ये भी साफ हो गया कि आतंकी अब ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे। इस मॉड्यूल के तार जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों से भी जोड़े गए। और डर सिर्फ इस एक हमले का नहीं था। कुछ बड़े अधिकारियों और नेताओं का तो ये तक मानना था कि ये तो बस शुरुआत थी। एक वरिष्ठ नेता के शब्दों में ये एक ऐसी साजिश थी जिसका मकसद भारत के हर कोने को निशाना बनाना था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि तब क्या होता है जब आतंक का चेहरा कोई अनजान, अनपढ़ शख्स नहीं, बल्कि समाज का एक पढ़ा लिखा, इज्जतदार प्रोफेशनल होता है।